गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवाया था। वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि वर्नर की जो थ्योरी थी ना वो क्या थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर। उसने ये बताया कि मेटल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह का एनर्जी शो करता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का। सेकेंडरी क्या है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शन होती है, मतलब आयनाइजेबल होती है। वो जो एंटिटी के बाहर जो आयंस होंगे उनकी ही प्रेजेंस मिलेगी। एंटिटी के अंदर होंगे ना वो चीज स्टेबल होती है, उसके आयंस कभी नहीं मिलते, वो आयंस में कभी भी डिसोशिएट नहीं होता। ये चीज याद रखने की थी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, जो एंटिटी के अंदर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये सब हमने यहां पढ़ा। अब उसकी लिमिटेशंस थी वर्नर थ्योरी की। पहली लिमिटेशन ये थी कि व्हाई डू मेटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाती हैं, क्यों बनाती हैं। दूसरी चीज, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रही है तो जो बॉन्ड है, द बॉन्ड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डायरेक्शनल नेचर। व्हाई, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और रिएजेंट का बॉन्ड है वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रखता है। क्यों रखता है वो। और तीसरा, व्हाई डू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, कोई डायमैग्नेटिक होता है या कलर्ड होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों होते हैं, ये सब ये लिमिटेशंस थी वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या थे, लिमिटेशंस। तो इन लिमिटेशन से ओवरकम होकर, इन लिमिटेशन से ऊपर उठकर एक और थ्योरी बनता है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम आज उसी को पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या थ्योरी है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, पहली चीज, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द metal legend bond arises due to the donation of lone pair of electron by the legend to the central metal, बड़े ध्यान से समझना है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिजेंड का बॉन्ड क्यों अराइज होता है। मेटल और लिजेंड का बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि लिजेंड जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। कि लिजेंड जैसे अमोनिया है, वाटर है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइड, नाइट्राइट, ऑक्सलेट, ये सब क्या है, लिजेंड है। ये क्या करते हैं, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं। इसलिए मेटल और लिजेंड के बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। फिर वो ये चीज आपके पास, तो मेटल और लिजेंड का बॉन्ड क्यों बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्योंकि लिजेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। सिंपल बात ये। दूसरा पोस्टुलेट, इन ऑर्डर टू accommodate these electrons, the metal ion must possess vacant orbitals. In order to accommodate these electrons, the metal ion must possess vacant orbitals. इन इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, जैसे लिजेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन
दे रहा है, तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए ना, तभी तो उनका अंदर एडजस्ट कर पाएगा वो। यदि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन को कहां रखेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिटल होना चाहिए खाली। तो मान लीजिए यदि 5 लीजेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 5 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। 6 लीजेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मेटल को, 6 लोन पेयर ले रहा है यदि मेटल लीजेंड से, तो 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए उसके पास। ये है, तो इन इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए मेटल के पास क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। ये है आपके पास, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पोस्टुलेट, तीसरा पोस्टुलेट क्या होगा आपके पास, इफ द हाइब्रिडाइजेशन of metal is sp3, then the geometry of coordination compound is tetrahedron. dsp2, if the hybridization is dsp2, then geometry of complex is square planar. If the hybridization is sp3d, then geometry of the complex is trigonal bipyramidal, and if the hybridization of complex is d2sp3 or sp3d2, then geometry of complex is octahedron. यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रन। dsp2 है तो स्क्वायर प्लैनर, sp3d है तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, d2sp3 या sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रन। ये होगा आपके पास। इसमें क्या लिखे, फोर्थ पोस्टुलेट क्या लिखे, सेकेंडरी वैलेंसी जो था आपके पास, या फिर क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या होगा, डायरेक्शन होगा नेचर में, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल इन नेचर, वही चीज आप फिर से भी लिख सकते हैं, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीजेंड इज डायरेक्शनल इन नेचर। या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। ये है आपके पास दीज, जो बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीजेंड्स आर ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है। जो बॉन्ड है किस किस के बीच का, मेटल और लीजेंड के बीच का, वो इक्वल एनर्जी के होंगे सब, और सिमिलर स्ट्रेंथ, इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, और कैसे होंगे, एंड आर डायरेक्शनल इन नेचर, और नेचर में कैसे होंगे, डायरेक्शनल। ये लिख सकते हैं आप पोस्टुलेट, ये लिख सकते हैं आप पोस्टुलेट। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुख्य पोस्टुलेट्स। मेन जो पोस्टुलेट है, मेन जो परसेप्शन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो ये चीजें है जो मैंने आपको बताया। अच्छे से इनको समझना है और इनको फिर नोटबुक में लिखना भी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मेन पोस्टुलेट्स है आपके पास, ये है आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स। किस तरह से थ्योरी बता रहा है, ठीक है। कई बार इसका एक पोस्टुलेट और भी है, लेकिन वो जब एग्जांपल लिख रहा हूं मैं तब आपको बता रहा हूं यहाँ कि ये थ्योरी किस तरह से वर्क करती है, काम किस तरह से करती है, किस तरह से हमें समझ में आएगी ये थ्योरी, उसके लिए देखिए अच्छे से चीजों को कि ये थ्योरी काम कैसे करती है। इसके लिए जिन चीजों के लिए आप एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है हमें, तो किस तरह से देखिए। देखिए एक कंपाउंड है आपके पास CONH3 और ऊपर है 3 पॉजिटिव, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, ये है आपके पास, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम, ये एक एग्जांपल है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब देखिए किस तरह से काम करेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले यहां कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए,
x मानिए अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज, तो x अमोनिया पर 0, अच्छा है के ऊपर भी 0 ही होगा। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, सीधा ही +3 आ गया। कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 चार्ज है। तो सबसे पहले कोबाल्ट के कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए एक बार जरा। आर्गन 18 4s2 3d7, 27 नंबर पर बैठा, 27 नंबर पर, 18 जो 20 7 27, 27 नंबर बैठा आर्गन 18 4s2 3d7। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कोबाल्ट की। पिछली यूनिट में सिखाया था मैंने यार एक ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +3 का मतलब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो। तो आर्गन 18 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पहले लोअर एनर्जी के 2 इलेक्ट्रॉन तो s के निकाल देगा और 1 इलेक्ट्रॉन d का निकाल देगा, 3d6। 3 लॉस कर रहे हैं, इसको कर दिए इसने लॉस, 2 s के और 1 d का। अब देखिए क्या इसके पास 3d6 ये आपके पास 3d है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, 3d। 4s में 0 है इसके पास क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो 3d 4s और 4p आगे होगा 4d, ऐसे ही होगा ना, ये तीसरी सेल 3d, फिर 4s 4p 4d, फिर पांचवा सेल आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये है आपके पास। अब देखिए अमोनिया, कितने अमोनिया प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स में, 6 अमोनिया। एक अमोनिया एक लोन पेयर, क्यों, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, वो एक लोन पेयर कोबाल्ट को दे रहा है। पहला पोस्टुलेट क्या था इस थ्योरी का, कि लिजेंड जो है वो मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अमोनिया कोबाल्ट को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अमोनिया कोबाल्ट को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो एक अमोनिया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 अमोनिया कितने देंगे, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आपके पास 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, तो कोबाल्ट के पास 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, 6 ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल कैसे खाली, देखो एक s का खाली है, 3 p के खाली है, 4 ही हुई है, तो 2 d के खाली होने चाहिए, इसका मतलब। तो ये क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को, आज तक तो आपने सुना था आगे भेजते हैं, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिमोट प्रमोट सुने थे, पीछे आ जाएंगे, इसको भर देगा। ये इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाएगा, इसको भर देगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये देखो इनमें एक था, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया, ये 2 खाली हो गए। तो अब एक अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा अमोनिया यहां दे रहा है, तीसरा अमोनिया s में, चौथा p में d में, ऐसे चौथा 5 और छठा। ये देखिए d में 2 ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, तो d2 s p में 3, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, d2sp3, क्या हुआ, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो क्या ज्योमेट्री होगा, ऑक्टाहेड्रन, एक चीज होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये है आपके पास। अब दूसरी बात, ये तो क्लियर हो चुका। दूसरी बात अब देखिए, कोबाल्ट के पास कोई भी एक ऑर्बिटल देखिए पूरे भरे हुए हैं या आधे भरे हुए हैं, ये देखिए। तो कोबाल्ट के पास देखिए इस ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, अगले में भी दोनों हैं, सभी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे हुए हैं, सभी ऑर्बिटल पूरी तरह। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब पूरा भरा हुआ है, तो वो सब्सटेंस कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पिछले वीडियो में समझाया मैंने आपको। द ऑर्बिटल्स, if the all orbitals of a element are fulfilled, then it is diamagnetic in nature, because their magnetic moment are cancel out each other, क्योंकि इनका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देता, कैंसल आउट, इसलिए ये कैसा होगा सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होगा, डायामैग्नेटिक कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक, ना कि पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों होगा,
क्योंकि सारे ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, जीरो। पिछले नेट में बताया था मैंने आपको, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो इसलिए कैसा ये डायमैग्नेटिक, कैसा डायमैग्नेटिक। ये चीज आपके पास एक चीज। दूसरी कि ये कॉम्प्लेक्स 3d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करता है अपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मतलब देखो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, d2sp3 अंदर वाले d ऑर्बिटल को 4d भी तो था इसके पास खाली, क्योंकि 4s है 4p है, तो क्या है 4d भी है, 4d में इन्वॉल्व नहीं किया इसने बिल्कुल भी। अमोनिया के इलेक्ट्रॉन 4d की बजाय 3d में भरे इसने। ये देखो 2 ऑर्बिटल 3d के खाली करे, अंदर वाले ऑर्बिटल के खाली करे, कहने का मतलब ये है अंदर वाली सेल के। तो those coordination compound which involves n-1d orbital for their hybridization, those complexes which involve 3d orbitals or inner orbital for their hybridization, वो कॉम्प्लेक्स जो अंदर वाले ऑर्बिटल को n-1d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेंगे, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो the complexes which involve n-1d orbital for their hybridization are known as inner orbital complexes or low spin complexes। वो कॉम्प्लेक्स या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इनर ऑर्बिटल को n-1d ऑर्बिटल को 3d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। देखिए अमोनिया के 4 इलेक्ट्रॉन का 2 लोन पेयर को इसने 3d में भरा 4d की बजाय, sp3d2b 2d के 4d के भी तो भर सकता था, लेकिन इसने 3d के भरा। तो n-1d 3d और 4d में, मान लीजिए n आपके पास 4 है तो 3d कितना होगा, n-1d होगा। पिछले यूनिट के अकॉर्डिंग ही सेम चीजें हैं, 3d की वजह से 4d को भरा, तो 3d क्या है, n-1d, और 4d क्या है, nd है वो। तो वो कॉम्प्लेक्स जो n-1d को इन्वॉल्व करे अपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये होते हैं। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कर लीजिए या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लगभग डायमैग्नेटिक या वीकली पैरामैग्नेटिक मिलेंगे आपको, डायमैग्नेटिक या वीकली पैरामैग्नेटिक मिलेंगे आपको। ये चीज आपके पास ये बताया इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसी तरह से अब एक कॉम्प्लेक्स और लिखेंगे हम, ठीक है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल का ही, उससे और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, तो देखिए आपके पास नेक्स्ट जो है वो मैं लिख रहा हूं COF6 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट 3 आयन हो जाएगा ये तो, ठीक है, ये नाम होगा इसका। सबसे पहले कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट x, फ्लोरीन के ऊपर -1 x, एक फ्लोरीन पर -1 6 के ऊपर -6, -3 पहले से ही चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन है, x बराबर -3 प्लस से उस तरफ गया कितना आ गया +3, कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आ गया, वही चीज है। कोबाल्ट क्या होता है, आर्गन 18 4s2 3d7 +3 चार्ज आया, तो आर्गन 18 2s के निकल गया 1d का 3d6, वही चीज है 3d6 में 1 2 3 4 5 6, 3d के बाद में क्या होगा 4s 3d 4s 4p और फिर क्या होगा 4d। अब देखिए कोबाल्ट ने कितने फ्लोरीन जोड़ रखे अपने साथ 6, कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए 6। देखिए
ये उठ के यहां आ जाएगा, ये उठ के यहां आ जाएगा पिछले की तरह। लेकिन फ्लोरीन ऐसा नहीं करता। फ्लोरीन के केस के लिए कोबाल्ट 3D को इन्वॉल्व नहीं करता। एक फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन 4s में, दूसरे के 4p में, तीसरे के 4p में, चौथे के 4p में, पांचवें के 4d में और छठे के 4d में भरने का इलेक्ट्रॉन कैसे, तो s, एक s के, 3p के और 2d के। sp3d2 को इन्वॉल्व किया इसने, मतलब 3d की बजाय 4d के ऑर्बिटल को इन्वॉल्व किया हाइब्रिडाइजेशन के लिए। फ्लोरीन के लिए इसको 6 ऑर्बिटल खाली देने थे, 2d का, एक s का और 2d के, एक s के और 3p के देने थे। तो उसने 2d के भी दे सकता था 3d के, लेकिन इसने 2 जो d के दिए ना वो किसके दिए, अब की बार 4d के दिए। पिछली बार अमोनिया को किसको दिए थे, 3d के दिए थे इन्वॉल्व करने के लिए, 3d के खाली करके दिए थे उसने। अब की बार उसने कौन से खाली दे रखे हैं, 4d के खाली दे रखे हैं। तो हाइब्रिडेशन पिछली बार क्या था, D2sp3 और अब की बार क्या है, sp3d2। तो हाइब्रिडेशन D2sp3 और sp3d2 ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रन ही होगा, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रन ही होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या चेंज आया। पिछली बार वाला कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक था, अब की बार देखो 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 हाफ-फिल्ड है, 4 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक और हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, हाईली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 होल का रूट, और ये बोर्स मैग्नेट है। n 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको कॉइन को यहां, तो हाईली पैरामैग्नेटिक है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है 3D में, तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक। दूसरी चीज 3D की बजाय इसने किसको इन्वॉल्व किया, 4D को, तो दोज complexes which involve nd orbitals, nd पिछली बार क्या था, n-1d मतलब 3D, और अब की बार क्या इन्वॉल्व किया है, 4D को, तो nd orbitals फॉर देयर हाइब्रिडाइजेशन, अपनी हाइब्रिडाइजेशन के लिए किसको इन्वॉल्व करते हैं, nd ऑर्बिटल को, ना कि n-1d को। पिछले d को नहीं, अगले d को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे समझ ले चाहे। 3d पीछे वाला था, 4d आगे वाला होगा, तो पीछे वाले d को इन्वॉल्व करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगले d को 4d को इन्वॉल्व करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन आर नोन एज क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स जो n-1d की बजाय nd को, पिछली d की बजाय अगली d को, 3d की बजाय 4d को इन्वॉल्व करेंगे, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो हाईली पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मिलेंगे, उनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, उनमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अंदर। ये चीज निकल के आ रही है, कंक्लूजन है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक या वीकली पैरामैग्नेटिक होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ज्यादा पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होंगे। ये था आपके पास एग्जांपल से समझाया मैंने आपको। एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल दो तरह के कॉम्प्लेक्स, देखो कोबाल्ट प्लस 3 में पिछला कॉम्प्लेक्स था इनर ऑर्बिटल और ये कॉम्प्लेक्स था आउटर ऑर्बिटल, पिछला था लो स्पिन, ये है हाई स्पिन, पिछला डायमैग्नेटिक था और ये पैरामैग्नेटिक है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये अगली थ्योरी में समझाया, मतलब इसकी लिमिटेशन अभी थ्योरी पूरी नहीं हुई है, इतना काम करना आपको इसमें। कल इस थ्योरी को कंप्लीट करवाते हैं, नेक्स्ट थ्योरी शुरू करेंगे, ये करना आपको आज का काम।